अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। हम भी इंसान बस अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होकर ही जो रह गए हैं। हमें किसी दूसरे के जज्बातों व एहसासात का कोई ख्याल नहीं रहा। हम वही करते हैं जिसमें हमारी अपनी ज़ात का फ़ायदा होता है, ख्वाह उसके लिए किसी दूसरे को कटहरे में क्यों ना खड़ा पड़ना होना पड़ जाए। लेकिन जब हम किसी दूसरे के किरदार को दागदार करने की कोशिश करते हैं तो वही छींटे उड़कर हमारी अपनी ज़ात पर भी पड़ते हैं। मेरी बीवी ने भी ऐसा ही खेल खेला, मेरे साथ जो खेल खेला था, जहाँ मैं अपने किरदार की सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। मैं धड़कते दिल के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। आज मैं बहुत खुश था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मैंने चांद को हासिल की ख्वाहिश की थी और चांद मेरी दस्तरस में आ गया था। तभी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर हक तक रह गया था। ये क्या था? कमरे का मंजर मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। कमरे में सेज की लड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। जेवर भी ऐसे ही ड्रेसिंग पर बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने लापरवाही से फेंक दिया हो। और बाकी कमरे का भी हशर नशर था और वो सामने ही बेड पर स्या नाइटी में मलबूस सो रही थी, या फिर शायद सोने का नाटक कर रही थी। कितनी देर मैं हैरान परेशान था, खड़ा सूरत हाल को समझने की कोशिश करता रहा। वो जिसे मैं आज सुर्ख रंग के लिबास में अपना मुंतजर देखने का ख्वाहा था, वो स्याह रंग जेबतन किए मुझे हैरत में मुब्तला कर गई थी। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी वो चौंक गई और उठकर बैठ गई। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि ये सब क्या है। उसने मुझे जवाब देने की बजाय मुंह दूसरी तरफ कर दिया था। उसके रवैये से मैं उलझन का शिकार होकर रह गया था। आखिर मुझे बताओ मनाविश, कि ये क्या तमाशा है? अगर तुम मुझसे शादी करने पर रजामंद नहीं थी तो तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था। तो अपने माँ बाप को साफ ये बात बता देती कि तुम्हें मेरे साथ घर में नहीं बसाना, या फिर मुझे बता देती। मैंने नरमी से कहा था। अब की बार वो झुंझला कर कहने लगी कि मेरा इस कमरे में दम घुट रहा है। मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। इस कमरे से बड़ा तो हमारे घर का किचन है। मैं इस डरबेनुमा कमरे में कैसे रह सकती हूँ? मेरा दम घुट जाएगा यहाँ, मैं मर जाऊंगी। इसकी बात सुनकर मैं पुरसुकून सा होकर मुस्कुरा दिया था। मैं जो समझ रहा था कि शायद वो इस शादी के लिए दिल से राजी नहीं थी, तो ये खदशा भी दूर हो गया था। उसे मुझसे शादी में कोई मसला नहीं था, बल्कि वो इस माहौल से, इस छोटे घर से परेशान हो गई थी। इसने सारी जिंदगी महल जैसे घर में गुजारी थी और इसके लिए ये तो अचंभे की ही बात थी। मगर ये सब कुछ तो उसे पहले भी मालूम ही था। वो शादी से पहले ये सब कुछ देख चुकी थी। हमारा घर, हमारा रहन सहन, सब कुछ। यूं भी में कोई गैर नहीं था। उसकी ताई का बेटा था और वो हमारे हालात से तो बहुत अच्छे से वाकिफ थी। यही बात मैंने उसे बताई थी कि अब तुम्हें यहीं पे रहना है, इसी घर में, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ससुराल है। ये बात कहते हुए मैंने उसका हाथ नरमी से थाम लिया था। मैंने उसे आहिस्तगी से अपने हाथ पे छुड़वाया और नम आंखों से वो मुझे कहने लगी कि मगर एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। कौन सा ऑप्शन? मैंने उसे हैरान होकर देखा। वो झिझकते हुए कहने लगी कि बाबा ने आपको ये घर रहने की ऑफर की थी और आप इस ऑफर के बारे में क्यों नहीं सोच लेते? हम इस घर में खुश रहेंगे, हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा, और फिर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और उसे कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे घर जमाई बन के रहना गवारा नहीं है। तभी तो मैंने चचा को पहले ही इस बात से इनकार कर दिया था। अब वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। फिर जब मैं उसके पास हक़ ज़ौजियत के लिए जाने लगा तो उसने बुरी तरह से इनकार कर दिया। अगर मेरे पास आना है तो आपको मेरे घर चलकर रहना होगा। इस सारी सूरत हाल से मैं हैरान परेशान था। वो एक दिन की दुल्हन थी। घर भी मेहमानों से भरा पड़ा था और वैसे भी मैं उसे मोहब्बत से अपनाना चाहता था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई है। तभी मैंने उसे किसी भी किस्म के ताल्लुक के लिए जबरदस्ती नहीं मनाया। मैं नहीं चाहता था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा हो, और इस चीज के लिए तो सारी उम्र पड़ी थी। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए, मगर वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। मैं इसी सोच में था कि इन हालात से कैसे निपटूं, और दूसरी तरफ अपनी परेशानी को छुपाकर सबके सामने खुद को खुशपाश जाहिर करना भी आसान न था। मैं जब भी इसके करीब जाता तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती कि मैं खुद ही पीछे हटकर उसे तन्हा छोड़ देता था। इस दिन मौसम खराब था, पूरे इलाके की ही बिजली गई हुई थी। ऐसे में जब मैं कमरे में गया तो वो फट पड़ी और कहने लगी कि ये भी कोई जिंदगी है, इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे माँ बाप के घर में लेकर जाओ, इस जहन्नुम में मैं नहीं रहना चाहती। उसकी ये जिद देखकर मैं परेशान हो गया था, क्योंकि रात काफी हो गई थी और इत्तेफाक से मेरी बाइक खराब हो चुकी थी। इस सूरत हाल में उसे कैसे लेके जा सकता था? मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की,
مگر وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا، اور پھر اسے بہلانے لگا میں کہ ابھی لائٹ آ جائے گی تو گرمی کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنس پڑی کہ لائٹ آ جانے سے کیا ہوگا، کون سا یہاں اے سی لگا ہوا ہے جس کی ٹھنڈک میں پرسکون ہو جاؤں گی میں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ مجھے اس گرمی میں اے سی کے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے، اور یہاں پر تو لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور پنکھا بھی بند ہے۔ تم لوگ انسان ہو یا کیا چیز ہو؟ نہ جانے کیسے یہاں پر رہ لیتے ہو؟ میرا یہاں پہ دم گھٹ رہا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی، اور پھر اللہ اللہ کر کے جب لائٹ آئی تو میں جب اس کے پاس گیا تو وہ بہت سی پریشان ہو گئی تھی، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، اس کو سانس کی پرابلم تو نہیں؟ میں اسے بلا رہا تھا مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اس وقت کوئی سواری بھی نہیں ہے جو میں اس کو ہاسپٹل لے کر جاؤں۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور بے چینی سے اسے پوچھنے لگا کہ تم کیسی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اشارے سے کہنے لگی کہ مجھے پانی دو۔ جب میں نے اسے پانی لا کر دیا تو کافی دیر بعد اس کی طبیعت سنبھلی تھی، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے، مگر تمہیں میری ذات سے کوئی ہمدردی ہی نہیں ہے۔ اس قدر گرمی میں میرے پاس مت آؤ ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اور پھر میں اس کی طبیعت کی خرابی کا سوچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بار بار اٹھ کر بیٹھ رہی تھی اور اپنے سینے کو مسل رہی تھی، کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ پھر میں اسے لے کر چھت پر آ گیا۔ کھلی فضا میں سانس لینے سے اس کی طبیعت پہلے سے بحال ہو گئی تھی، اور پھر آدھی رات کے قریب جا کر جب وہ سوئی تو تب جا کے میں پرسکون ہوا، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ ساری زندگی یہاں پر کیسے رہے گی۔ ابھی تک ہم دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ میں جب بھی اس سے اس بارے میں بات کرتا تو وہ مجھے کہتی کہ اس کام کے لیے آپ کو میرے گھر جا کر رہنا پڑے گا تو ہی آپ کی بات مانوں گی، اور مجھے یہ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں اسے پسند کرتا تھا، مگر ابا اور چچا کی یہ بھی خواہش تھی کہ میں ان کی خواہش کے کیسے انکار کر دیتا۔ میں نے آج تک ابا کو کوئی بات نہیں ٹالی تھی، تبھی تو وہ مجھے اپنا فرمانبردار بیٹا کہتے تھے۔ ایک ان کی بہو تھی جو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہتا تو میں اس کے ساتھ کیسے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتا تھا۔ پھر اگلے دن بارش ہونے کی وجہ سے موسم بھی بہت اچھا تھا۔ موسم میں گرمی کی شدت نہیں تھی۔ جب میں قربت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ اس پہ معمول بے چین ہو گئی اور اس کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا اور پیار سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، مگر وہ بری طرح چلانے لگی، اپنے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور چوڑیاں اس کے ہاتھ میں نہ جانے کیسے ٹوٹ کر کھب گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ یہ آپ کا ہی دیا گیا زخم ہے، آپ نے اس قدر زور سے میری کلائی کو پکڑا کہ یہ چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائی کو زخمی کر گئیں۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر وہ اپنے ہاتھ پر مرہم لگانے لگی اور میں حق تک اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سوچتا رہا کہ میں تو بس اس کا ہاتھ تھاما تھا تو اس کی چوڑیاں یہ کیسے ٹوٹ کر اس کے لگ گئی۔ آدھی رات تک وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی اور بار بار میری کم حیثیت کو شمار کرتی رہی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی، مگر یہ سب تو اسے شادی سے پہلے بھی معلوم ہی تھا۔ میں بھی ایک دم سے اسے ساری سہولیات تو نہیں دے سکتا تھا۔ جب وہ رات کو خاموش ہو کر سو گئی تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا۔ یوں بھی میں چچا کے گھر میں جا کر کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ میری عزت نفس پر چوٹ تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں اماں سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو وہ کتنی دیر خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری زندگی ہے، تم اس کو جیسے تیسے طریقے سے گزارنا چاہتے ہو گزارو، میں تم لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی۔ تم اگر وہاں جا کر رہنا چاہتے ہو تو رہو، کچھ دن وہاں پر رہ کر دیکھ لو، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو بے شک تم وہاں پر رہنا۔ اماں کی بات مجھے قابل قبول لگی اور میں نے سوچ لیا کہ کچھ دن چچا کے گھر میں رہ کے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ میرے غیر تو نہیں تھے، میرے اپنے ہی تھے۔ ہو سکتا ہے اسے مناوش کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو جائے۔ اگر میں نے اس رشتے کو اپنانا تھا تو اسے نبھانا بھی فرض بنتا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کتنی دیر بے چینی سے میرے چہرے پر نظریں جمائے مجھے دیکھتی ہی رہی۔ جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں آیا تو آج میں بہت خوش تھا۔ آج مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج وہ میرے اور اپنے درمیان اجنبیت کی تمام دیواریں گرا دے گی اور ہم ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جس وقت میں رات کو حشاش بشاش سا اس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کی چھوٹی بہن کے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی بہن بستر پر ہی سو گئی اور میری بیوی آ کر مجھے کہنے لگی کہ آپ روبی کے کمرے میں جا کر سو جائیں، اس کو اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے، اور ویسے بھی میں کتنے دنوں بعد یہاں پر آئی ہوں تو یہ میرے لیے اداس ہو رہی ہے، اور اگر آپ ایک دن گزار لیں گے
तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसने मुझसे पहली बार इतने प्यार से बात की थी और मैं कैसे ना मानता। मैं ये सुनकर उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि चलो एक दिन ही और सही। जहाँ मैंने इतना इंतजार किया वहां पर एक दिन और इंतजार कर लेता हूँ, और मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया। आधी रात का वक्त था जब शोर से मेरी आंख खुली। कमरे की तमाम लाइट्स ऑन थी। यकदम जब मैंने अपनी ख्वाबीदा आंखें खोली तो लाइट मेरी आंखों में चुभने लगी। मेरी आंखें दोबारा से बंद हो गई, मगर शोर बदस्तूर मेरे कानों में सुनाई दे रहा था। काफी देर बाद जब मेरी आंखें तेज रोशनी से देखने के काबिल हुईं, तो कितने पल मुझे समझने में लग गए थे कि ये क्या हो रहा है। मुनाविश को मुझ पे किस बात का गुस्सा आ रहा था और रूबी क्यों रो रही थी, और उसका ये हुलिया, और चचा ने तो हाथों में बंदूक थाम रखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मुनाविश की आवाज सुनाई दी, बाबा, आपको यही शख्स मिला था मेरे साथ शादी करने के लिए? क्या देखा था आपने इस शख्स में? आप तो कहते थे कि मेरा भतीजा बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये है आपका वो भतीजा जो आपने मेरे लिए पसंद किया? आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये शख्स तो बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। तभी मामू भी अपनी जगह से आगे बढ़े और उन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़कर मेरे चेहरे पर कितने ही थप्पड़ मारे और मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और घसीटते हुए मेन गेट तक ले गए थे। मेरे लिए सब कुछ हैरानकुन था। मैं गोया शौक के आलम में था। मैं पूछता रहा, चचा क्या हुआ है? आप इस कदर गुस्से में क्यों हैं? आप मुझे इस तरह क्यों मार रहे हैं? और मुझे बताएं आप, क्या बात हुई है? मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और कहने लगे कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए, और मुझे अफसोस हो रहा है खुद पे कि मैंने तुम्हारे जैसे शख्स का अपनी बेटी के लिए इंतखाब किया। काश तुमसे मेरा कोई ताल्लुक ना होता। काश तुम मेरे भाई के इकलौते वारिस ना होते। तो मैं अब तक ये तमाम गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार देता, इससे पहले कि मैं गुस्से में हद से भर जाऊं। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर बैठूंगा। मैं कुछ कर बैठूंगा। मेरी तो अकल जैसे माफ हो गई थी, जहन जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। जिंदगी पल भर में ही कैसे बदल कर रह गई थी। पता नहीं चचा को मुझ पर किस बात का गुस्सा आया था और उन्होंने मेरे साथ ये क्या किया। पहले उनकी बेटी का मेरे साथ ये रवैया और अब उनका ये सलूक। अपनी इस कदर तजलील के एहसास से ही जैसे मेरा दिल सुलग रहा था। हालांकि चचा ने खुद ही मनाविश का हाथ मेरे हाथ में दिया था। बेशक मैं मनाविश के लिए दिल में पसंदीदगी रखता था, मगर मैंने कभी भी उसके साथ शादी करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो बहुत अमीर बाप की बेटी थी और बहुत नाजों से पली बड़ी थी, जबकि मैं तो स्कूल में मामूली सी क्लर्क की नौकरी करता था। मैं अपने खानदान का इकलौता लड़का था जो मनाविश की उम्र का था। तभी चचा ने खानदान में रिश्ता ना होने की वजह से अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी खानदान से बाहर कर दी थी, और फिर इसका अंजाम भी उन्होंने देख लिया था। उनकी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनके शौहर ना उनकी परवाह करते थे और ना ही ससुराल वाले। वो उन पर बहुत जुल्म करते थे। चचा इनकी वजह से बहुत परेशान थे, और तभी उन्होंने फैसला ये किया था कि मनाविश की शादी वो मुझसे कर देते हैं। यूं वो खानदान में उनकी आंखों के सामने ही रहेगी और उनको तसल्ली रहेगी। और अब उनका मेरे साथ ये सलूक। मैं फिर घर में आया तो अम्मा ने मुझे आधी रात को यूं देखा तो हैरान रह गई, और वो मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? मैं अम्मा को क्या बताता। मैं चुपचाप बैठ गया। अम्मा ने मेरा फटा हुआ गिरेबान, मेरे चेहरे पर निशानात देखे तो परेशान हो गई और मुझे झंझोड़ कर मुझसे पूछने लगी। तो मैंने सारी बात अम्मा को बताई। ये सुनकर अम्मा भी हक्का बक्का रह गई। अब्बा से कहने लगी कि तुम्हारे चचा को गलतफहमी हुई है, ठीक से बताओ क्या हुआ क्या था। और फिर मैंने सारी बात अम्मा को बता दी। अम्मा जो कुछ समझ नहीं में आ रहा था, उसके बाद चचा के घर में कोई ना कोई हमारे घर में आया, और ना ही अब्बा चचा के घर में गए। इन्हें भी बेटे से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था, और इन्हें भी अपने भाई पर गुस्सा था कि उन्होंने उनके बेटे के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा था। कुछ दिन तक तो मैंने भी खामोशी इख्तियार किए रखी, और फिर मैंने मनाविश को कॉल की ताकि उसकी खैरियत दरियाफ्त कर सकूं। मेरे दिमाग में अभी भी उसकी बातें बाज़गश्त कर रही थी। तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि आज के बाद मुझसे बात मत करें, कोई कोशिश ना करें इस तरह की। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जल्द ही मैं तुम्हें खुला के कागजात भेज दूंगी। तुम्हारे हाथ से मोबाइल नीचे जा गिरा था मेरे। ये सब कुछ क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। अम्मा भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, और जब मैं अम्मा को परेशान देखता तो मैं एहसास नदामत में मुब्तला हो जाता। ये शादी तो मैंने बस सबकी खुशी के लिए की थी। अब्बा भी राजी हो जाते और चचा को भी इत्मीनान हो जाता, मगर मैं इसमें नाकाम हो गया था। ना मैं खुद खुश रह सका, ना अम्मा अब्बा पुरसुकून हो सके, और ना ही चचा मुतमईन हो सके। जब अम्मा मुझे परेशान देखती तो मुझे तसल्ली देती कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे चचा को जो गलत फहमी है वो एक दिन दूर हो जाएगी। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, और यकीन रखो कि सच कभी भी नहीं छुपता। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तुम्हारे चचा को भी तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। और मैं फिर अम्मा की यकीन दहानी करवाने पर मुतमईन हो जाता कि कम से कम मेरी माँ को तो मुझ पर एतबार है, वो तो मुझ पर एतबार करती है।
और इस दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो सामने ही चचा बैठे हुए थे। एक पल को इन्हें देख के मैं दरवाजे में ही रुक गया। मैं समझ रहा था कि क्या होगा, कुछ भी नहीं। कैसे रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए मुझे, जो कुछ चचा ने उस दिन मेरे साथ किया। उसके बाद क्या मैं चचा के पास जाऊं? लेकिन अरमान बहुत ही हुआ, अभी इस घर में मौजूद रहूं या यहीं से वापस पलट जाऊं। मैं इसी सोच में गुम था, तभी चचा मुझे देखकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। कितनी देर तक वो मुझे खुद के साथ लगाए खड़े रहे, मेरी पीठ थपकते रहे। फिर खुद से अलहदा करने के बाद वो मुझे कहने लगे कि मुझे तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ गया है। मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही थे। इस दिन मैंने तुम पर बिला वजह शक किया, तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। चचा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैंने चचा के दोनों हाथ थाम लिए। कैसा शक? मैंने हैरान होकर चचा की तरफ देखा। इसी दौरान अम्मी भी खाना लेकर आ गई और चचा मुझसे इधर उधर की बातें करते रहे। मैं ये सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि चचा किस बारे में बात कर रहे थे, उन्हें मुझ पर किस बात का शक था और उन्हें कौन सा सच मालूम हुआ। मेरे जहन में भी यही खुद बुद लगी हुई थी। और जब वो खाना खा चुके तो फिर मैं अपनी असल बात पर आ गया, जो कितनी देर से मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने चचा से कहा कि तो फिर आप मुझे तफसील से बताएं कि उस दिन हुआ क्या था। चचा कुछ देर तो खामोश रह गए, फिर कहने लगे कि दरअसल इस राज से कोई भी वाकिफ नहीं है। मैंने अपनी छोटी बेटी के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरी बेटी दिमागी तौर पर बीमार है, उसे नफसियाती मसाइल है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कभी भी कोई नुकसान पहुंचाए। घर में मुलाजिम भी होते हैं और भी रिश्तेदार वगैरह घर में आते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी के साथ कोई गलत कुछ कर सके, क्योंकि वो ना समझ है, उसे अच्छाई बुराई का फर्क नहीं मालूम। उसकी हिफाजत के लिए मैंने ऐसा किया था। इस बात से कोई भी बाखबर नहीं है, यहाँ तक कि मनाविश भी इस बात के बारे में नहीं जानती। तभी तो मैं ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि मैं इसी वक्त अगर सीसीटीवी कैमरा देख लेता तो सच मेरे सामने आ जाता और मुझे अंदाजा हो जाता कि तुम गलत नहीं हो। चचा की बात सुनकर मैं मजीद उलझता जा रहा था, और वो सीधी बात क्यों नहीं कर रहे थे आखिर। मेरे परेशानी देखकर वो कहने लगे कि मैं समझा था कि तुमने रूबी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, और जब मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो मुझे सच मालूम हो गया। मगर चचा, मैं ऐसा मर के भी सोच नहीं सकता था। आखिर आपको ये गलतफहमी क्यों हुई? तभी वो कहने लगे कि गलतफहमी नहीं थी, बल्कि मैंने वो देखा जो मुझे दिखाया गया था। मैंने वो सुना जो मुझे सुनाया गया था। तब मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था, और तुम जानते हो गुस्सा अकल का दुश्मन है। ये सब कुछ किसने किया और किसी को क्या फायदा होना था? तभी मेरे जहन में रूबी का हुलिया घूम गया था। वो तो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका लिबास भी तो फटा हुआ था। वो सब कुछ याद आने पर मैंने जब सवालिया नजरों से चचा की तरफ देखा तो वो नजरें झुका कर रह गए और कहने लगे कि इस बात का जवाब तुम अपनी बीवी से पूछ लेना, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार मेरी अपनी बेटी बड़ी है। मैं हैरत ज़दा सा चचा की बात सुनता रहा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो मेरी बीवी थी और मेरे खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश कैसे कर सकती थी? चचा कहने लगे कि अब मैंने मनाविश को समझा लिया है और अब वो तुम्हारे घर में तुम्हारी मर्जी के मुताबिक रहेगी। और वैसे भी वो समझ चुकी है कि तुम ही उसके शौहर हो और उसने इसी घर में रहना है, और यही घर उसके लिए जन्नत है। चचा कहने लगे, और उनके मुताबिक अगले ही दिन मैं उनके घर चला गया था, और फिर मनाविश बिना कुछ कहे खामोशी से सर झुकाए मेरे साथ चली आई। मनाविश अब मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बिहेव कर रही थी। उसकी किसी भी बात में जिद नहीं थी, और ना ही उसने किसी बात से इनकार किया था। जहां पर मैं उसके रवैये पे खुश था, वहीं पर ये सोचकर हैरान था कि उसका ये पलटी काया की क्या वजह थी। इस दिन मनाविश ने वो सब कुछ क्यों किया था? इसका जवाब तो बस वही दे सकती थी। वो मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से रह रही थी कि मैं कोई भी बात उसे करके खफा नहीं करना चाहता था। कितने ही दिन गुजर गए, मैं दिल ही दिल में ये बात सोचता रहा कि उसे सवाल नहीं कर सका। और फिर उस दिन जब मनाविश अच्छे मूड में थी तो मैंने उससे पूछा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। तो वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, और मैं जब से आई हूँ ये सोचकर हैरान हो रही हूँ कि अभी तक आपने मुझसे ये बात क्यों नहीं पूछी। मैं उसकी बात पर मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम तो खुद ही मेरी हैरानगी को दूर भी कर दो, और बताओ कि तुमने वो सब कुछ क्यों किया था। वो अफसरदा सी हो गई, कहने लगी कि दरअसल मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने अब्बू से मोहब्बत करती हूँ, और अब्बू को जब मैं अपनी बहनों के लिए परेशान देखती थी तो मुझे ये बात बहुत अजीब महसूस होती थी, और मैं ये सोचती थी कि मैं कभी भी अपनी वजह से अब्बू को परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों बहनों के ससुराल वाले और शौहर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं रखते थे। और जब भी वो आती थी रोते हुए आती थी और रोते हुए जाती थी, और उनकी वजह से अब्बू कितने कितने दिन तक बेचैन रहते थे। उनकी बेचैनी में की मैं गवाह थी। तभी अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं ख़ानदान से बाहर शादी करूं। नबील मेरा एक कॉलेज फेलो था, और हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वो भी मेरे साथ बहुत मुखलिस था। जब अब्बू ने मुझसे मेरी ख़ानदान में शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं ना चाहते हुए भी अब्बू को इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो
मैं इनकी नज़र में अपना मुकाम नहीं गिराना चाहती थी और दूसरा, मैं इन्हें तकलीफ भी नहीं देना चाहती थी। तभी मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी और अब्बू को साद के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। साद ने इस बात पर बहुत एहतजाज किया था। मैंने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया कि अब्बू मेरी खानदान से बाहर किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेंगे। मेरी दोनों बहनों की जिंदगी उनके सामने थी। जब भी वो खामोशी से अपने रास्ते पर चला गया, मगर मैं उसे दिल से कभी भी नहीं निकाल सकी थी। जब मैं आपकी जिंदगी में शामिल हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसको बुलाना इतना आसान काम नहीं था। क्योंकि आप मुझे बुरे नहीं लगते थे, आप मेरे अब्बू का इंतखाब थे। अब्बू आपको बहुत पसंद करते थे। तब भी मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं और मुझ पर कोई बात भी ना आए। और फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैंने रूबी को सारी बात के लिए रजामंद किया। पहले तो वो इस बात के लिए मान नहीं रही थी, मगर फिर मैंने ऐसा कहा उसे कि ऐसा करने में हमेशा उसके साथ रहूंगी। ये सुनकर वो खुश हो गई। मैं उसके साथ आपके कमरे में गई और ज़ोरों शोर से शोर मचा दिया और शोर की आवाज़ सुनकर अब्बू भी वहाँ पर आ गए। मैंने अभी इन्हें कहा कि मैं तानिया की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। अब मैं नहीं जानती थी कि तानिया के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और जब अब्बू ने सीसीटीवी कैमरा देखा तो उन्हें सब कुछ पता चल गया। आप अपनी जगह पर सो रहे थे और हम दोनों ही शोर मचा रही थी। अब्बू ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तब मैंने अब्बू को ये सब कुछ बताया तो वो कहने लगे कि तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है। तुमने उसके साथ कितना गलत किया। तुमने इल्जाम लगाया, वो भी अपने शौहर पर। जानती हो तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। तब मुझे भी एहसास हो गया कि मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी आंखों में हैरत समोए ये बात सुनता रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक भी जा सकती है। तब भी मेरे पैरों में बैठ गई और रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बिलाखिर मेरा दिल पसीज गया और मैंने उसे इसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया। मैं रिवायती शोहरों की तरह उसकी गलतियों की सज़ा देना मुनासिब नहीं समझता था। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं खुद अपने लिए ही अल्लाह से यही उम्मीद रखता हूँ। जो भी हुआ वो नादानी थी, कर बैठी थी, मगर अब सुधर चुकी थी। मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी, थोड़ा वक्त लगाकर, मगर वो संभल चुकी थी और मुझे दिल से अपना भी चुकी थी। अब हम साथ खुश थे।